राजधानी जयपुर के रिदम कटारिया ने यूपीएससी 2024 में 317वीं रैंक हासिल की है। मां से मिली प्रेरणा और परिवार से दूर 2 साल की तपस्या अब रंग लाई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और जयपुर के रिदम कटारिया ने देश भर में 317वीं रैंक हासिल कर बड़ा मुकाम पाया। रिदम का कहना है कि उनके इस सफर में सबसे बड़ा योगदान उनकी मां शिल्पी शाह का रहा, जो जयपुर में सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने ही देश सेवा की भावना जगाई और हर मुश्किल वक्त में उनका संबल बनी। रिदम 2 साल तक परिवार से दूर रहकर तैयारी करती रही, वहीं मां जयपुर में अकेले रहकर उनके संघर्ष की भागीदार बनी। आज जब सफलता मिली है तो ये जश्न दोनों की तपस्या का फल है। आपको बता दें कि यूपीएससी में ऑल इंडिया 370वीं रैंक लेकर रिदम कटारिया ने एक बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। हालांकि सुनने में, देखने में, समझने में बात बहुत आम सी लगती है, क्योंकि लगभग हमारे भारत देश के अंदर कई ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, रैंक भी पाते हैं। लेकिन रिदम में ख़ास बात ये है कि बहुत मुश्किल परिस्थितियों में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आपको बता दें 2017 में इनके फादर साहब इनको छोड़ के चले गए थे। उस दुख की घड़ी को सहकर और अपनी माताजी के साथ में किस प्रकार से इन्होंने इन 5-7 सालों में लगातार मेहनत करी है, घर से दूर रहकर दिल्ली के अंदर 2 साल इन्होंने प्रिपरेशन करी। क्या इनकी यात्रा रही, इन्हीं से जानेंगे। रिदम, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने 370वीं रैंक आपने हासिल करी। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि आपके फादर साहब 2017 में आपको छोड़ के चले गए थे, वो उस पीड़ा से, उस दुख से निकलकर, हालांकि कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आशीर्वाद रहा होगा। आपकी माताजी की मेहनत रही होगी, आपकी भी मेहनत है। कैसी रही ये जर्नी? बिल्कुल सर, आई मीन आपने बताया ही, जैसे 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक अनफॉर्चुनेट कार्डियक अरेस्ट के दौरान। बट उनका हमेशा से एक सपना था कि मैं या तो जज बनूं, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, या फिर मैं सिविल सेवा में अपना योगदान दे पाऊं। तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का एक सपना जो आज मैं साकार कर पा रहा हूँ इस रैंक को हासिल करके। स्ट्रगल रहा जर्नी में, क्योंकि 2017 के बाद मैं 5 साल लखनऊ भी रहा, क्योंकि मेरी लॉ की एजुकेशन वहाँ से हुई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने 2 साल के लिए यूपीएससी के भी 2 अटैम्प्ट दिए, और 2 साल दिल्ली में रह के जब पढ़ाई करता था, अकेला था, तो संघर्ष रहता था, क्योंकि मम्मी की चिंता रहती थी, अकेली रहती हैं, किस तरह से काम होगा। बट सारी सफलताएं आज, आई मीन जो भी सारे संघर्ष थे वो आज सफलता में कन्वर्ट हुए हैं और एक अच्छी रैंक प्राप्त हो पाई। एकदम, हमने कई मूवीज़ में, कई सीरियलों में हमने देखा है कि किस प्रकार से यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं अपने घर से दूर रहकर, या घर में ही कहीं पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर, एक बहुत हम कह सकते हैं कि कठिन वो तैयारी होती है। तो उस तैयारी के दौरान आपने क्या कुछ फेस किया? जैसे अभी आपने बताया कि आप अकेले आपको रहते थे, कई प्रकार की दिक्कतें आती थी। सबसे बड़ी बात है घर से दूर रहकर जो एक बुनियादी जो चीज़ होती है, एक भोजन, क्योंकि अगर पेट हमारा नहीं भरा है तो फिर मन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम कठिनाइयों से आप कैसे गुजरे? बिल्कुल, मैं जैसे कि दिल्ली में रहता था, 2 साल मैंने एक संस्था में हॉस्टल में रह के वहीं पे प्रिपेयर किया। तो संस्था के द्वारा मुझे भोजन, रहने की सुविधा और एक मानसिक तौर पे सपोर्ट मिलता था, क्योंकि मैं एक फेलो एस्पिरेंट्स के बीच में रहता था जो कि खुद भी तैयारी कर रहे होते थे। तो इस वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई उस संस्था के द्वारा, और मैं संस्था को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मुझ जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को रखा भी और उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो उस तरह से थैंक यू। अब आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं? जैसे आपने बताया आपके फादर साहब के भी सपने थे कि आपको पर्टिकुलर इस पोस्ट पर वो देखना चाहते हैं, तो आगे अब क्या प्लानिंग है? प्लानिंग यही है सर कि मैं जो भी पद मुझे मिले, जो भी सर्विस मिले, आईपीएस मिले, आईआरएस मिले, या और भी कोई सर्विस मिले, तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं नेशन बिल्डिंग के लिए। क्योंकि भारत को योगदान देना, भारत में सेवा में योगदान देना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, इस बोलते हैं कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है भारत का, तो वो स्टील फ्रेम को एक अच्छे जॉइंट और मजबूत बनाने में अपना योगदान दे पाऊँ। तो मेरी यही प्लानिंग है, और जो भी डिपार्टमेंट मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, मेरे प्रायोरिटी सेक्टर्स जो भी होंगे उन पर अच्छे से काम करूँ। आप क्या चाहते हैं? मेरा सेक्टर जो फेवरेट है वो एजुकेशन होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी मदर एक शिक्षिका हैं और उन्होंने मुझे बहुत करीबी से दिखाया कि स्कूल एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं और किस तरह से हम फिल कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है उस डायरेक्शन में, बट और भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि हेल्प करेगा एजुकेशन को बेटर करने में। और जब एक पढ़ेगा भारत तो अच्छा बनेगा भारत।
बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत एडवांस्ड हुआ है, लेकिन अभी भी हम मुख्य शहरों के अगर हम बात ना करें, हम ग्रामीण अंचल की बात करें, तो आज भी ग्रामीण अंचल में शिक्षा पाना एक किसी तरह एक बड़े पहाड़ को पार करने जैसा है उन बच्चों के लिए। बहुत दुर्गम परिस्थितियां हैं उनके लिए। तो अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास होंगे, या आप नहीं भी आते तो आपके सुझाव क्या होंगे? बिल्कुल, आई मीन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के रूप में जो हम बदलाव कर सकते हैं वो बहुत धाराओं में हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक अलग से आप ना देखें उसको, एक शिक्षा को एक जीने का ज़रिया जिसे बोलते हैं मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब या एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएगी, बट आपको बहुत सारी सफलताएं दिलाएगी लाइफ में, जो कि सिर्फ जॉब से ही नहीं मिल सकती हैं। तो ग्रामीण परिवेश वालों के लिए यही है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्फ बिलीफ रखें कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा देखें, आप चाहे ग्रामीण परिवेश से आएँ चाहे अर्बन परिवेश से आएँ, दोनों परिवेश वालों को समानता से अधिकार दिया जाता है, समानता से अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, और उसी तरह से यूपीएससी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में आपको ट्रीट करती हैं। तो उसी तरह से हमें सबको एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में उन्हें देखना चाहिए। और सेकेंडली उनको नेवर गिव अप एटीट्यूड, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में मुझे लगता है और ज़्यादा वो होता है, क्योंकि वो एक संघर्ष की स्थिति से आते हैं बाहर। तो अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा और सेल्फ बिलीफ रहा तो आप कुछ भी सफलता का आयाम छू सकते हैं। एकदम एक आखिरी सवाल मेरा है कि दुनिया में भारत को सबसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि युवाओं की जनसंख्या भारत में बहुत ज़्यादा है, और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो लगभग हर क्षेत्र में, भले वो राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, या कोई अन्य क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, युवा बहुत तेज़ी से इन क्षेत्रों में अपने मुकाम हासिल कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको मौका लगे प्रधानमंत्री जी से मिलने का, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या आप बताना चाहेंगे? जो चीज़ हो सकता है कुछ एक आध चीज़ें हर किसी से छूट सकती हैं, तो आपकी नज़र में वो क्या वो चीज़ें होंगी जो आप देश की भलाई के लिए उनको सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं सोचता हूँ युवा जो हैं भारत का असेट है, और युवा नहीं तो भारत नहीं, और भारत है तो युवा है। तो उसी नारे के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ कि युवा का कंट्रीब्यूशन जो है भारत में वो सबसे बड़ा रहे, और वो किस तरह से रहे कि आप जो जॉब क्राइसिस आज हम देखते हैं, जो जॉबलेस ग्रोथ की बात देखते हैं, कि जहाँ पे युवा जो है वो बेरोज़गार हैं, अलग अलग अच्छे युवा जो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करे हुए युवा एक क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है इतनी सारी। तो अगर हम जॉब के सेक्टर में युवाओं के लिए कुछ कर पाएँ और बेटर कर पाएँ, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर हो, चाहे और वोकेशनल स्किल्स के तौर पर हो, तो युवा और ज़्यादा करेंगे, और जो विकसित भारत 2047 का संकल्प भारत ने लिया है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। जॉब की आपने बात करी तो एक सवाल और मेरे मन में आता है कि जैसे आपने बताया कि पीएचडी करे हुए लोग भी क्लर्क के, और हमने अभी देखा जो अभी सरकारी जो प्योन 4th क्लास की जो अभी जो वैकेंसीज निकली है उसमें भी कई पीएचडी धारकों ने अप्लाई करा है। तो मेरा एक सवाल हमेशा से रहा है, और मैं कई मौक़ों पर मैं पूछता भी हूँ, क्या बेरोज़गारी को दूर करने का पैमाना सिर्फ सरकारी नौकरी है? क्या किसी अन्य तरीके से हम रोज़गार को प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकारी नौकरी एक अंतिम जिसे कहते हैं पग नहीं है। कॉरपोरेट्स हैं जिनको इक्वल तौर पे चिप इन करना पड़ेगा इस जॉब क्राइसिस को हटाने के लिए। पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो पिछले बजट में लॉन्च भी हुई थी, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही हैं, जहाँ पे हम युवाओं को इंटर्नशिप करवा के उन कॉरपोरेट्स के साथ जोड़ के उनको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं है, बट सरकारी नौकरी को इस तरह से देखा जाता है भारत में, जो एक सिक्योर नौकरी है, एक अच्छा पे मिलता है और एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में स्टेटस होता है आपका। इस वजह से युवा जो है सरकारी नौकरी को चेज़ करते हैं। बट अगर वही स्टेटस हम एक कॉर्पोरेट नौकरी को दे पाएँ और कॉर्पोरेट्स में एक अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट कर पाएँ, तो वही चीज़ युवा वहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये थे हमारे साथ रिदम कटारिया। 370वीं रैंक ऑल इंडिया में इनको हासिल हुई है यूपीएससी के अंदर, और इनके भी सपने हैं, इनके फादर साहब के भी सपनों को इन्हें पूरा करना है। आईआरएस, आईपीएस, आईएएस कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इनके रास्ते वहाँ पर जाकर खुलते हैं, लेकिन ये खुद पर्सनल तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे बुनियादी परिवर्तन ये लाना चाहते हैं जो शायद अभी तक नहीं हुए हैं। और विशेष तौर पे ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनको
इनकी तरफ से यही कहना है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अगर आप लेकर चलेंगे तो ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप एक अच्छा मुकाम इन्हीं की तरह आप भी हासिल कर पाएंगे। रिद्म से तो हमने बात कर ली, लेकिन उनकी माताजी का भी उनकी इस जो उन्होंने मुकाम हासिल करा है उसमें बहुत बड़ा हाथ हम कह सकते हैं। मैम, रिद्म से हमने बात करी थी और जैसा इन्होंने भी बताया कि 2017 में जो एक आपको लॉस हुआ, उसके बाद घर से दूर रहकर लखनऊ में रहकर लॉ की इन्होंने पढ़ाई करी, फिर 2 साल ये दिल्ली में रहे। उस दौरान आप यहाँ पर अकेले थे और ये भी वहाँ पर बैठे बैठे आपके बारे में सोचते थे। तो इस पूरी जर्नी के दौरान क्या कुछ आपने देखा और बेटे की आज इस सफलता को आप किस प्रकार से देखती हैं? देखो, इस सब में सबसे बड़ी जो ताकत थी वो मेरी थी उम्मीद। नेचुरल अकेलापन बहुत लगा, कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी आए, कई बार बच्चे की ज़रूरत भी महसूस हुई, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये था, एक उम्मीद थी उस भगवान से भी और इसके खुद के ऊपर मुझे इतना भरोसा था कि ये कुछ कर ही लेगा। हालांकि एक जुए की तरह भी देख रही थी, क्योंकि ये यूपीएससी बहुत बड़ा है भी कि कई बार बहुत आगे तक जाके भी बच्चे को नहीं हो पाता है, तो एक वो अंदर से थोड़ा सा डर तो था। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद जीत गई, आशा जीत गई। और एक बार ये जब प्रीलिम्स में इसका नहीं हुआ और ये जब रोने लगा, आँख में इसके आंसू आ गए, और वो तब एक पल था जब मैं भी टूट ही रही थी, बट मैंने मतलब अपने आप को फिर से संभाला और उसको मैंने बहुत मोटिवेट किया कि मतलब जो असफलता है वो सफलता की राह का पड़ाव ही होता है, मात्र आपको आगे बढ़ना है और वो सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। कई बार हमें होता है ना, एक बीच में एक थिन लाइन होती है जिसके इस तरफ सफलता, इस तरफ वो असफलता है, बस थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है और आप निकल जाते हो। तो मैंने यही उसको बताया कि ये कोई अंत नहीं है आपकी, ये अभी शुरुआत है, यूँ समझ लो, तो आपको आगे बढ़ना है। तो फिर उसको एकदम से फिर वो वापस से अपना माइंड चेंज किया, वरना वो एक बार एक कन्फ्यूज़न आया था कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए। मैंने कहा नहीं, ड्रॉप नहीं करना है आपने, अगर इसमें की है मेहनत और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, अनुभव होगा। यूपीएससी का पढ़ने के बाद आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, अगर उससे छोटा है, मतलब ऐसा मेरा मानना था। तो आप, मैंने कहा नॉलेज गेन होगा, आप 2 साल, अभी उम्र भी इतनी नहीं है, और टारगेट था कि 28 जब इसकी उम्र हो जाएगी उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा, और देखो अभी तो 26 है और हो भी गया। एक शिक्षिका आप हैं, आप हज़ारों बच्चों का भविष्य आप सुधारते हैं, उनका भविष्य आप गढ़ते हैं, और आपका बच्चा भी अब यही बोल रहा है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तमाम फील्ड अब उनके लिए खुल गई हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैं भी मेरी माताजी की ही तरह मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना पसंद करूंगा। जब अपने बच्चे जब अपनी ही लाइन में आना पसंद करते हैं, वो भी आप लोगों की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, तो इस थॉट को आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक सरकारी, मतलब छोटी सी नौकरी है मेरी तो, लेकिन अंदर से एक शिक्षक ही हूँ मैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाना है, मैं आते जाते जो भी मुझे ऐसा बच्चा दिखता है मैं उसको पढ़ाने उसी सड़क पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि अंदर से ऐसा मन है। तो मैं चाहती थी कि मैं तो चलो इस छोटे स्तर तक कर पा रही हूँ, और अगर ये कुछ बन जाता है तो इसी क्षेत्र में पता नहीं कितने नवाचार लाएगा और कितने ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। तो मेरे साथ साथ शायद इसने भी अपने मन से ही वो दिशा पकड़ ली, कुछ तो हमने पुश किया और कुछ उसने अपने मन से किया, तो वो इसी दिशा में बदलाव लाना चाहता है, इसलिए वो शायद शिक्षा का क्षेत्र चुन रहा है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप उसका पूरा जीवन बदल सकते हैं, जैसे उसने अपने खुद का बदला, तो ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया। और जितने भी और बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं, और जितने नहीं अगर हुआ है उनका सिलेक्शन, तो मैं चाहती हूँ कि वो और एफर्ट्स करे इसमें, और ज़रूर उनका भी होगा सिलेक्शन। ऐसा एक आखिरी मेरा सवाल है, आपकी ही तरह देश भर में ऐसे कई परिवार हैं, आपके ही तरह जो सिंगल मदर हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी छोटी मोटी रुकावटों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाते, उनका हौसला टूट जाता है। तो ऐसी माँओं को आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये कि इतनी हिम्मत रखे कि दुनिया की कोई और परेशानियां आपको तोड़े ना। खुद के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे कि मैं कुछ कर जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से आई हूँ। जब मैं आई थी तो इस जयपुर शहर में मेरा कोई भी नहीं था,
ना आज भी मेरा कोई भी नहीं है, मतलब पारिवारिक सदस्य या खून का किस जो रिश्ता बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जयपुर को हमने अपनाना शुरू किया, फिर जयपुर ने हमको भी अपना लिया, तो अब हम जयपुर के होकर रह गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने चैलेंजेस नहीं आए, अकेलापन हमें भी लगा, परिवार से दूरी हमें भी लगी, फिर हम ये कैसे करेंगे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और हर औरत को मैं कहती हूँ ये सोचना ही नहीं है कि ये कैसे होगा, अगर आप एफर्ट्स करोगे तो वो ज़रूर हो जाएगा और हो ही जाता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अकेलेपन से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये तो एक चुनौती है, इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे तो निश्चित आपकी जीत होनी है। किसी भी चीज़ को अगर आप चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे तो आपकी जीत ज़रूर होगी। और जैसा कि शिल्पी जी ने कहा, अगर मान लीजिए जीत नहीं भी होती है तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको हासिल होगी वो होगा तजुर्बा। और वो तजुर्बा आपके आने वाले समय में, आपके आने वाले भविष्य में कई प्रकार से काम आ सकता है। यही सीख इन्होंने अपने बेटे रिदम को दी, अपनी उस एक असफलता पर जब वो परेशान हुए थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक माँ और बेटे की जोड़ी ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो सपना लगभग हमारे देश की हर एक माँ देखती है। और जिस प्रकार से सिंगल मदर होते हुए शिल्पी जी ने अपने बच्चे का भविष्य संवारा है, उसके पीछे मेहनत करी है, कई प्रकार की कठिनाइयों से ये गुजरी हैं, हर कठिनाई को पार करके आज जो सफलता, जीत की खुशी जो इनके चेहरे पे झलक रही है, चाहती हैं कि देश की हर वो माँ के चेहरे पर वही वो खुशी देखे। उसके लिए ज़रूरी है मेहनत अंतिम छोर तक करना, और अंतिम छोर तक आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता आपको भी ज़रूर मिलेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।